अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैर व आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है कि सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। ठीक है, मैं आपको बहुत ही बेसिक डेफिनेशन बताई है। ठीक है, इसके मुताबिक ही हम मॉलिक्यूलर मास के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस में जितने भी एटम्स मौजूद हैं, उनका जो एटॉमिक मास है, उनका सम हमारे पास क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। सबसे पहले जो लफ्ज है ना, वो हमारे पास आया है एटॉमिक मास। ठीक है, अब ये जो हमारे पास वर्ड एटॉमिक मास है ना, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा क्योंकि मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है कि एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है। ठीक है ना, हमारे पास एटॉमिक मास क्या होता है, पहले थोड़ा सा बस इसको देख लेते हैं ना, ताकि आपकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाए कि एटॉमिक मास जो है हमने पढ़ा था। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? एटॉमिक मास में हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वो हमारे पास इसकी होता है एटॉमिक मास इक्वल होता है। ठीक है ना, जैसे मेरे पास कोई भी न्यूक्लियस है और उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स मौजूद है और फॉर एग्जाम्पल 6 प्रोटॉन्स हैं या फिर 6 न्यूट्रॉन्स है ना। ठीक है, सपोज कर लें 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन है, तो इसका जो एटॉमिक मास होगा ना, वो हमारे पास क्या होगा? 12 AMU। एटॉमिक मास यूनिट का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको दे चुकी हूँ। ठीक है, इस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी एटम है और उसके अंदर 8 प्रोटॉन्स है, एक कोई भी न्यूक्लियस है उसके अंदर 8 प्रोटॉन्स है और 8 न्यूट्रॉन्स है। ठीक है ना, तो इसका जो टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी 8 प्लस 8 मेरे पास कितना आ जाएगा? 16 AMU मेरे पास इसका क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि एटॉमिक मास में हम क्या करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम हमारे पास क्या आ जाता है? एटॉमिक मास आ जाता है। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम हमारे पास क्या कहलाया? एटॉमिक मास कहलाया। ठीक है ना, तो ये 12 AMU असल में क्या है? हमारे पास एटॉमिक मास। और इसी तरह 16 AMU भी मेरे पास क्या है? हमारे पास एटॉमिक मास है। ठीक है ना, अब हमारे पास अब हम जो है ना मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल का मास, देखिए ये है मॉलिक्यूलर मास। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके लिए हम लोगों ने डेफिनेशन को ना तोड़ दिया मुख्तलिफ हिस्सों में कि सबसे पहले हम एटॉमिक मास को समझेंगे, फिर हम मॉलिक्यूलर सब्सटेंस को समझेंगे और फिर हम मेन कॉन्सेप्ट की तरफ आएंगे। तो बस ये हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है? इसका एटॉमिक मास है जो कि 16 AMU आया है। इसके बाद हम मॉलिक्यूलर सब्सटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारे पास था एटॉमिक मास का कंसेप्ट। दूसरे नंबर पे हमारे पास टर्म यूज हुई है मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। अब ये एटॉमिक मास हो गया, अब हम समझते हैं मॉलिक्यूलर सब्सटेंस को कि मॉलिक्यूलर सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है ना, अब हमने सब्सटेंस को तो समझा था कि सब्सटेंस क्या होता है, उस पर डिटेल में एक वीडियो मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो सब्सटेंस क्या होता है या आप वहां से देख लें, लेकिन मॉलिक्यूलर सब्सटेंस जो है इसके कॉन्सेप्ट को यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। हमने कहा था कि सब्सटेंस जो है ना, वो हमारे पास ना एटम में, देखिए हमारे पास सब्सटेंस जो है ना वो 3 फॉर्म में हो सकता है। या तो एटॉमिक सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है, या तो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है, या तो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हो सकता है और या तो फार्मूला सब्सटेंस भी हो सकता है। ठीक है ना, या तो फार्मूला सब्सटेंस भी हमारे पास हो सकता है। अब एटॉमिक सब्सटेंस की सबसे पहले मैं अगर आपको बहुत सिंपल से एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँ और उससे ही मैं अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँ ना, ठीक है ना, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है? कोई भी सैंपल मौजूद है। ठीक है ना, मेरे पास कोई भी एलिमेंट है। ठीक है, मेरे पास कोई भी एलिमेंट है और उसके अंदर सारे कौन से एटम्स मौजूद है? मेरे पास कार्बन एटम्स मौजूद हैं। ठीक है ना, तो ये मेरे पास क्या है? एटॉमिक सब्सटेंस है। ठीक है ना, सारे के सारे इसी में कार्बन के ही एटम्स मौजूद है। सबका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 ही है। ठीक है, तो इसमें सारे कार्बन के एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, उनका एटॉमिक नंबर 6 मौजूद है। सेम काइंड ऑफ एटम्स मौजूद हैं। ठीक है ना, एलिमेंट के अंदर सेम काइंड ऑफ एटम मौजूद है। ठीक है, तो ये प्योर सब्सटेंस हमारे पास कहलाएगा। तो मेरे पास ये क्या है? एटॉमिक सब्सटेंस है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? एटॉमिक सब्सटेंस है। इस तरह मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं कि मेरे पास क्या है? कोई भी फॉर एग्जांपल ग्लास है और उस ग्लास में क्या मौजूद है? मेरे पास वाटर मौजूद है। ठीक है, मेरे पास उस ग्लास में क्या मौजूद है? वाटर मौजूद है। ठीक है, अब पानी मौजूद है मेरे पास इस ग्लास में और आप देख सकते हैं कि इस ग्लास में अगर ना आप देखें
तो एक मॉलिक्यूल मौजूद है। कहने को इसमें क्या मौजूद है, एक मॉलिक्यूल मौजूद है, ठीक है ना। और हमने कहा कि जो H2O है, ठीक है ना, इसकी रेशियो क्या है, 2:1, ठीक है ना। हमारे पास इसकी रेशियो क्या है, एटॉमिक रेशियो अगर हम देखें ना एटम्स की, तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो इसकी रेशियो हमारे पास है 2:1, जो कि हमारे पास क्या है, फिक्स्ड होगी हर जगह पे। तो ये मेरे पास क्या है, मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, और ये सब्सटेंस हुआ, ठीक है, क्योंकि ये भी प्योर है। तो मेरे पास ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह थर्ड नंबर पे एग्जांपल ले लेती हूँ कि मेरे पास कोई भी डिश है, ठीक है, मेरे पास कोई भी डिश है और इस डिश में क्या पड़ा है, मेरे पास NaCl पड़ा है। क्या पड़ा है, NaCl पड़ा है। अब ये जो मेरे पास NaCl पड़ा है, ये क्या है, असल में मेरे पास फार्मूला यूनिट, और फार्मूला यूनिट के कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि फार्मूला यूनिट मेरे पास क्या होता है। उसकी भी वीडियो में आपको मिल जाएगी मेरे प्लेलिस्ट में, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फार्मूला यूनिट पे भी मैंने एक लेक्चर तैयार किया हुआ है, आप उस लेक्चर में फार्मूला यूनिट का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो NaCl मेरे पास क्या है, फार्मूला यूनिट है, ठीक है। और NaCl बजाते खुद क्या कहलाएगा, एक फार्मूला सब्सटेंस कहलाएगा, ठीक है ना। तो एटम के मास को एटॉमिक मास कहेंगे, मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, और फार्मूला यूनिट के मास को फार्मूला मास कहेंगे। तो अब डेफिनेशन की तरफ दोबारा आते हैं कि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, अब मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ वाटर की एग्जांपल दी थी, ठीक है ना। ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। हमने कहा है ना, सब्सटेंस जो है वो चीज़ होती है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स, ठीक है ना, उनकी रेशियो जो है ना वो क्या रहे, कॉन्स्टेंट है। अब मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दी है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की दी है। हमारे पास ये जो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है ना, ठीक है, इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी है वाटर की, ठीक है ना। तो अब इसी तरह के ही दूसरे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जिस तरह मॉलिक्यूल्स में हमारे पास इथेन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स में आपके पास नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स में आपके पास जो है पोटाशियम सल्फेट भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, वो सब्सटेंस जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कहलाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ मैंने आपको वाटर की एग्जाम्पल दी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में जितने एटम्स मौजूद होते हैं ना, ठीक है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में जितने एटम्स मौजूद होते हैं ना, उनका जो एटॉमिक मास होता है ना, उसका क्या कर लेते हैं हम लोग, सम कर लेते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया है, मॉलिक्यूलर मास कहा गया है। अब इस कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझने के लिए मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स करवा देती हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास जो है किसी भी सब्सटेंसेस का, वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, वही उसी को ही समझने की हम इस टॉपिक में कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम एग्जाम्पल्स इसकी कुछ देख लेते हैं। उस एग्जाम्पल से ही आपको समझ आएगी कि मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट क्या है, कि हम किस तरह किसी भी मॉलिक्यूल के मास को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स में हमारे पास सबसे पहले मैं आपको दे देती हूँ इथेन की एग्जाम्पल, ठीक है। इथेन जो है हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और इसका फार्मूला है C2H6, यानी इसमें क्या है, 2 कार्बन मौजूद है, ठीक है, 2 कार्बन मौजूद है, और कितने हाइड्रोजन मौजूद है, 6 हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें मुझे कि C2H6 का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होना चाहिए, ठीक है ना, इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर कर दें, मैं वहां आपको रिस्पॉन्स कर दूंगी कि इसका आंसर आपने मुझे सही बताया है कि गलत बताया है, ठीक है। तो C2H6 का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, ये तो आपका हो गया होमवर्क। तो हम अपने चलते हैं टॉपिक की तरफ कि मैं आपको पढ़ा रही थी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जो है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं इथेन का। तो मॉलिक्यूलर मास इथेन का कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले ये देखें कि आपके पास एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि हमें जो है एटॉमिक मासेस का पता होना जरूरी है। तो एटॉमिक मास कार्बन का 12 है, ठीक है। और इसी तरह एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का कितना है, क्योंकि हमारे पास 2 एटम है, इसमें एक कार्बन है और दूसरी हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो इन दोनों के ही हम एटॉमिक मास देखेंगे। तो एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का वो कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास 1, ठीक है। एटॉमिक मास कार्बन का 12 और एटॉमिक मास हाइड्रोजन का क्या है, 1 है मेरे पास। तो अब हम जो है फार्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन,
मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन, ठीक है। इसको हम लोग किस तरह जो है फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है फार्मूला क्या था, C2H6, यानी 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो जो 2 है वो हम बाहर लिख लेंगे कुछ इस तरह, 2 कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास हम कार्बन का लिखेंगे, एटॉमिक, मैं 80 लिख रही हूँ, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दी। 2 कार्बन है तो इसलिए 2 बाहर लिखा, एटॉमिक मास मैंने फिर कार्बन का अंदर डाल दिया, प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 6 से मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि मेरे पास 6 हाइड्रोजन है, 6 बाहर, और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अब 2 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, अभी हमने देखा है कि एटॉमिक मास जो है कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक मास जो है कार्बन का हमारे पास 12 होता है, तो यहाँ मैं 12 पुट कर दूंगी, ठीक है, प्लस, और एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का मेरे पास कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ मैं क्या पुट कर दूंगी, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 12 हमारे पास कितना होता है, 24 होता है, और 6 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास 6 होता है, 24 प्लस 6 हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 AMU आ जाएगा, यानी 30 एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास आ गया है। तो मेरे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन कितना आया, इथेन का जो मॉलिक्यूल है उसका मास कितना आया, ठीक है, इथेन के मॉलिक्यूल का मास कितना आया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन हमारे पास आ गया 30 AMU, ठीक है, 30 AMU। इस तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझाने के लिए वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर एक बहुत ही सिंपल सा मॉलिक्यूल है और इसकी एग्जांपल आई होप आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। तो वाटर की एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि हमने क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। वाटर का मॉलिक्यूलर मास हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो इसका भी वही सेम तरीका होगा जो हमने पहले वाले फॉर्मूले के मुताबिक किया, कि हम सबसे पहले देखेंगे कि H2O है, यानी हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है और क्या है, 1 ऑक्सीजन मौजूद है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन मौजूद है, और इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है, इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो सबसे पहले 2 बाहर लिख लेंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, और फिर हम अंदर लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस कर देंगे हम लोग, ऑक्सीजन कितने हैं, जस्ट 1 मौजूद है तो 1 बाहर लिख लेंगे। मैं आपके आसानी के लिए लिख रही हूँ 1 बाहर, वरना लिखना जरूरी नहीं होता। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन लिख लेंगे। 2 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास 1 है, प्लस 1 बाहर लिख लेंगे, सही और सही, एंड 1 बाहर लिख लेंगे। और एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना है, हमारे पास 16 है, तो 2 प्लस 16 हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 टाइम्स 2 और 1 16 टाइम्स 16, 2 प्लस 16 हमारे पास 18 AMU हो जाएगा। तो हमारे पास वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 16 आ गया। तो ये मेरे पास वाटर की एग्जांपल थी, और ऊपर जो मैंने एग्जांपल दी है वो मैंने आपको इथेन की एग्जांपल दी है, ठीक है, ऊपर मैंने आपको इथेन की एग्जांपल दी है और नीचे मैंने आपको वाटर की एग्जांपल दी है। हम एक और एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं, और ये एग्जांपल हम लोग समझेंगे अब कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल, कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब हम फाइंड करेंगे मॉलिक्यूलर मास किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो सबसे पहले आपको ये पता होना लाजमी है कि हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम्स मौजूद हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे कि हमारे पास 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मैंने पूरा लिख लिया है, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है, प्लस अब 2 ऑक्सीजन है तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन है, आप यहाँ देख सकते हैं 2 ऑक्सीजन है तो 2 बाहर आ जाएगा, और एटॉमिक मास ऑफ, मैं फिर से शॉर्ट लिख रही हूँ, जगह कम पड़ गई है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास कार्बन का हमारे पास 12 होता है, प्लस एटॉमिक मास मेरे पास ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो 12 प्लस 2 16 टाइम्स कितना होता है मेरे पास, 2 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है,
12 प्लस 32 मेरे पास कितना आता है 44 AMU। 44 AMU मेरे पास क्या है, इसका एटॉमिक मास यूनिट है। किसका एटॉमिक मास यूनिट है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो हमने देख ली कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल, जिसमें मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की कि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन थी और 2 ऑक्सीजन थे। ठीक है, एक को मैंने बाहर लिख दिया क्योंकि एक जो है उसको हम 1 को बाहर लिख देते हैं। एटॉमिक मास जो होता है, जिस चीज का एटॉमिक मास हमने डालना होता है उसको ब्रैकेट में हम लोग अंदर लिख देते हैं। जैसे 12 को मैंने लिखा इस तरह +2 किया। ठीक है, +2 किया और +2 इसलिए किया क्योंकि मेरे पास 2 ऑक्सीजन थे, तो 2 जो है वो बाहर लिखा, 2 बाहर लिखा और एटॉमिक मास जो है ऑक्सीजन का मैंने अंदर डाल दिया। ठीक है, अब 12 जो है वो एटॉमिक मास कार्बन का है और जो एटॉमिक मास ऑक्सीजन का है वो मेरे पास क्या आया है, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का मेरे पास 16 है। ठीक है, 1 × 12 12 आ जाएगा, 2 16 × 32 बन जाएगा। ठीक है, और 44 MU मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं और ये एग्जाम्पल मैं आपको देने वाली हूँ नाइट्रिक एसिड की। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं HNO3। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, हमें फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। ठीक है, इसका एक और नेम भी है, मैं आपको बता देती हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो रख लें। ठीक है, आपका अपना ही फायदा है, वरना अगर आप याद नहीं रखना चाहते तो कोई मसला भी नहीं है। नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूलर मास नाइट्रिक, लेकिन अगर आप याद रखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास अब हम नाइट्रिक एसिड का फाइंड करेंगे। हमें पता है कि HNO3 जो है उसमें एक हाइड्रोजन है। ठीक है, एक हाइड्रोजन है और कितने नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है, इसमें 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हम इस तरह लिख लेंगे कि एक हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है तो 1 बाहर आ जाएगा। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, H अंदर लिख लेंगे, प्लस 1 बाहर है, H N के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इसलिए 1 लिख लेंगे। एटॉमिक मास ऑफ N, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ N यानी एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, और 3 ऑक्सीजन है तो मैं बाहर 3 लिख लूंगी। ठीक है, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब 1 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1 है मेरे पास, प्लस 1 एटॉमिक मास नाइट्रोजन का मेरे पास कितना है 14 प्लस 3 बाहर, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का मेरे पास कितना है 16। अब 1 प्लस 1 × 14 = 14 आ जाएगा, और 3 को 16 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 48 आता है। सॉरी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन सब को कलेक्टिवली अगर आप प्लस करेंगे तो आपके पास एटॉमिक मास यूनिट कितना आ जाएगा, टोटल इसका जो मॉलिक्यूलर मास है आपके पास 63 AMU आ जाएगा। और ये मॉलिक्यूलर मास कितना है, HNO3 का है, यानी कि नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना है 63 AMU है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है और भी बहुत एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, अगर आप ट्राई करें। मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दे देती हूँ, उनके आपने क्या करने हैं, मॉलिक्यूलर मासेस फाइंड करने हैं, और वो आपके होमवर्क होंगे जो कि आपको मैं जो है कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी। तो अभी हमारे पास क्या है कि हमारे पास नाइट्रिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास 63 AMU आया है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मॉलिक्यूलर मास 44 AMU आया है। ठीक है, हमारे पास जो वाटर है उसका मॉलिक्यूलर मास 18 AMU आया है, और मेरे पास जो इथेन है, मेरे पास जो इथेन है उसका मेरे पास मॉलिक्यूलर मास कितना आया है 30 AMU आया है। मॉलिक्यूलर मास में हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास जो भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो मॉलिक्यूल्स में होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जितने भी हमारे पास एटम्स मौजूद होते हैं, उनके जो एटॉमिक मासेस होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, उनका हम सम ले लेते हैं, उनको हम जमा कर देते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय adding the atomic masses of all the atom present in one molecule of substances। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल्स की मदद से भी इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।